हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी, जो कि एक्सप्लेन करती है अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स मींस जो लैंड मास है और दूसरा जो ओशंस है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये इवॉल्व कैसे हुए, ये सब हम इस थियोरी में पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही थियोरी है, ऐसी दूसरी भी थियोरीज है जो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फेमस थियोरी है प्लेट टेक्टोनिक थियोरी। इससे लास्ट वीडियोस में हमने अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ा था, जिसमें बहुत बार मैंने टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया था। तो वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी डिस्कवरी से भी पहले ये थियोरी दी थी 1915 में। किसने? एल्फ्रेड वेजेनर ने। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि हम ऑब्वियसली ये पास्ट की थियरीज पढ़ रहे हैं तो टाइम में वेरिएशन हो सकता है। आपको कहीं कहीं 1915 की जगह 1912 भी दिख सकता है। ओके, तो आप दोनों ही सन जो है टाइम पीरियड को यूज़ में ले सकते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में 1912 है, कुछ में 1915 है। ओके, सो बोथ आर राइट। सो ये थियरी दी थी एल्फ्रेड वेजेनर ने, जो क्या एक्सप्लेन कर रही है? ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रही है। किसके? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के। कि ओशंस जो हैं, जो हम आज देखते हैं, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, इंडियन ओशंस हो, है ना, राइट, देन अटलांटिक ओशन हो गया, सी हो गए अलग अलग हैं, आर्कटिक ओशन है, ये सारे ही कॉन्टिनेंट ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, जो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, राइट, अफ्रीका, अमेरिका, ये सब ऑरिजिन कैसे हुआ इनका, इवॉल्व कैसे हुए ये स्टार्ट से, जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है तब से क्या ये ऐसे ही थे या नहीं थे, ये सब इन्होंने बताया। किसने? एल्फ्रेड वेजेनर ने। तो ये थियोरी क्या कहती है, हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी देयर वाज अ सिंगल कॉन्टिनेंट, एक ही कॉन्टिनेंट था बहुत सालों पहले। और हम कितने टाइम किस टाइम की बात कर रहे हैं? तो हम बात करें 250 मिलियन ईयर्स अगो। 250 मिलियन ईयर्स अगो पहले सिर्फ एक ही सिंगल कॉन्टिनेंट होता था, जिसका नाम दिया है एल्फ्रेड वेजेनर ने। क्या? पेंजिया। पेंजिया नाम था। और पेंजिया का मतलब अगर हम देखें तो एटिमोलॉजिकली इसका मीनिंग ही होता है ऑल अर्थ। और इसके चारों तरफ, इट मीन्स एक ही लैंड है, और एक ही लैंड है या और उसके चारों तरफ एक ही वाटर बॉडी है, जिसका नाम इन्होंने रखा क्या? पैंथेलेसा। पैंथेलेसा का मतलब ही होता है ऑल वाटर, राइट। तो दो ही है, सिंगल कॉन्टिनेंट है पेंजिया, और उसके चारों तरफ सिंगल वाटर बॉडी है, जिसका नाम रखा पैंथेलेसा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 200 मिलियन ईयर्स अगो लगभग इस टाइम पे क्या हुआ, पेंजिया धीरे धीरे टूटने लगा। ये जो कॉन्टिनेंट, जो सिंगल लैंडमास था, वो धीरे धीरे स्प्लिट होने लगा, और ये दो कंपोनेंट्स में या दो लैंड मासेस में डिवाइड हुआ, जिसमें जो नदर्न कंपोनेंट था, नदर्न पार्ट था, वो क्या है? वो लॉरेशिया था। और जो सदर्न कंपोनेंट या सदर्न पार्ट जो था, उसका नाम इन्होंने क्या बताया? गोंडवाना लैंड बताया। हमारा जो इंडिया था वो भी इनमें से किसी का पार्ट होगा, राइट। तो हमारा इंडिया पार्ट था किसका? गोंडवाना लैंड का, जो हम अभी आगे देखेंगे। एक बार इस पॉइंट को पूरा करते हैं, देन डायग्राम से देखते हैं। अब ये जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बने, उन दोनों के बीच में भी तो वाटर होगा। तो शैलो वाटर था, एक सी था, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? वो था टेथिस सी। टेथिस सी था लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में, राइट। और ये कॉन्टिनेंट्स अभी तो दो में ही डिवाइड हुए थे, बट ये धीरे धीरे और ज़्यादा स्प्लिट होते गए, और ये उन सारे कॉन्टिनेंट्स में, लैंड मासेस में डिवाइड हो गए, जो आज हम देखते हैं। हम आज जो देखते हैं, यूरेशिया का एक पूरा लैंड मास है। ज़रूर हमने यूरोप और एशिया को बाद में उसको दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है, बट स्टिल वो है तो पूरा एक ही लैंड मास, राइट। उसके बाद अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब में बाद में धीरे धीरे ये टूटते गए और डिवाइड होकर के इन सब में कन्वर्ट हो गए। अब हम डायग्राम में देखते हैं। तो ये था हमारा 225, लाइक देखो ये वही है, इंटरप्रिटेशन किए हैं लोगों ने, राइट। तो 225, 250 हम कह सकते हैं, टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, तो 250 मान लो या 225 मान लो। इस टाइम पीरियड में सिंगल लैंड मास हमें दिख रहा है,
ये था सिंगल लैंड मास जिसका नाम क्या दिया था, पेंजिया। इसमें आप देख सकते हो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं जो आज हम देखते हैं वो सारे ही इसमें जुड़े हुए हैं, राइट। धीरे धीरे लगभग 200 या 150 मिलियन ईयर्स अगो पर ये धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुए, टूटते गए। जो नॉर्दर्न कंपोनेंट था वो क्या था, लॉरेशिया, और जो सदर्न कंपोनेंट था उसको नाम दिया इन्होंने गोंडवाना लैंड। ओके, गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में एक सी था जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, टेथिस सी। यहाँ पर ऐसे ही पेंजिया, और पेंजिया के चारों तरफ यहाँ पर ये जो हमें दिख रही है वाटर बॉडी, इसका नाम इन्होंने क्या बताया, पेंथेलसा, राइट। धीरे धीरे और ये स्प्लिट होते गए, ये दोनों ही जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो थे ये भी और धीरे धीरे स्प्लिट होते गए, और ये होते होते किस में कन्वर्ट हो गए, ये उन सब में स्प्लिट होकर के इन सब में कन्वर्ट हो गए जो आज हम कॉन्टिनेंट्स और वाटर मास देखते हैं, राइट। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंडिया भी इसी में आएगा, सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, राइट। तो यही एक ईजी सी और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था किसने, एल्फ्रेड वेजेनर ने। अब इन्होंने इसको प्रूव कैसे किया, ऐसा तो नहीं होता है ना कि थियरी कि आज मैंने कुछ कह दिया और वो थियरी बन गई, नहीं, हमें कुछ ना कुछ प्रूफ देने पड़ते हैं, चाहे वो अजम्पशंस हो, हमें कुछ ना कुछ बेस तो देने ही पड़ेंगे। तो ऐसे कुछ एविडेंसेस इन्होंने शो किए जो इस थियरी को सपोर्ट करते थे। तो वो कौन से एविडेंसेस थे, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो था वो था मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिग्सॉ फिट। जैसे जिग्सॉ पजल होता है, हमने देखा है, राइट, अलग अलग शेप्स होते हैं और वो आपस में फिट हो जाते हैं। लाइक ये ऐसा कोई है, ये इस टाइप के हम सब ने गेम खेले, और इसमें कोई दूसरा होगा जो इस टाइप का इसमें फिट होगा, राइट। तो ये जिग्सॉ पजल टाइप इन्होंने बताया कि ऐसे हमारे कॉन्टिनेंट्स भी हैं जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका की शोर लाइन्स हैं वो एक दूसरे की तरफ वाली, वो एक दूसरे में फिट हो जाती है। हमने देखी है, ये है अफ्रीका और साउथ अमेरिका की शोर लाइन, है ना। आप खुद देखिए, ये है अफ्रीका और ये है हमारा साउथ अमेरिका। अगर हम इसको ध्यान से देखें इस डायग्राम में भी, तो ये एक दूसरे में फिट होती दिख रही है ना हमें, इस टाइप से एक दूसरे में ये ऐड हो गई है। तो ये जिग्सॉ फिट की तरह एक दूसरे से एक दूसरे में हो गई है ना, पजल की तरह फिट हो गई है। एक इन्होंने ये एविडेंस बताया। दूसरा इन्होंने बताया ग्रीनलैंड, एलिसमेर आइलैंड्स और बैफिन बे का एग्जाम्पल दिया। अगर हम वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका का मैप देखें तो ये मैप है हमारा, कनाडा जो है, कनाडा में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यही है एलिसमेर आइलैंड्स, ये जो है ये है एलिसमेर आइलैंड्स हैं सारे। बीच में ये जो पोर्शन है ये पूरा है बैफिन बे और ये है ग्रीनलैंड। ये तीनों भी एक दूसरे में फिट होते इन्होंने देखे थे, फिट होने दिखाई देते हैं ना। आप इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो बैफिन बे की, और इस लाइन को देखो, एक दूसरे में फिट होते हुए दिख रहे हैं। एलिसमेर आइलैंड्स भी ये छोटे छोटे एक दूसरे में फिट होते हुए दिखते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये दूसरा एविडेंस दिया कि देखो ये भी इसको शो कर रहा है। तीसरा इन्होंने बताया नॉर्थ और साउथ अमेरिका और यूरोप एंड अफ्रीका, मतलब आप पूरा जो एटलांटिक रिज वाला जो पोर्शन है वो पूरा आप देखो ओशन का, वो पूरी एटलांटिक रिज वाला जो पोर्शन है आपस में वो एक दूसरे में फिट होते हैं, जो ये डायग्राम भी बता रहा है। देखो इसमें नीचे साउथ अमेरिका और अफ्रीका तो एक दूसरे में हो ही रहे हैं, ऊपर नॉर्थ अमेरिका भी तो हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका को देखो आप, और इस तरफ से यूरोप है ये, राइट। ये भी आपस में एक दूसरे में फिट होते हमें नजर आते हैं। इट मीन्स ये जो जिग्सॉ फिट है ये भी इस थियोरी को, कॉन्टिनेंटल मास को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कभी ना कभी एक आपस में एक ही सिंगल लैंड होंगे और ये आपस में जुड़े हुए होंगे, और धीरे धीरे ये यहाँ से टूटते गए, और इसी से हम कह सकते हैं ना कि इनकी शोर लाइंस जो हैं वो आज भी सेम है, कि जैसे कि हम इसको किसी पजल की तरह एक दूसरे में ब्लॉक्स की तरह हम इनको क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, राइट। ये इन्होंने इसके थ्रू बताया। अब एक और साइंटिस्ट थे बुलार्ड, 1964 में, इनका एक्चुअल में नाम था सर एडवर्ड बुलार्ड नाम था। इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से मैप बनाया, और उन्होंने भी इसको अटलांटिक मार्जिन को, जो ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वाली मार्जिन है ना, इसको इन्होंने पूरा बनाया था।
किससे, उनके कंप्यूटर से, जिससे उन्होंने इस एविडेंस को और शो करने की कोशिश करी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के फेवर में इन्होंने शो किया, राइट। तो एक तो एविडेंस ये हो गया। अब सिंगल एविडेंस नहीं थे, दूसरे भी एविडेंस मिले साइंटिस्ट को। वेजनर ने दूसरा एविडेंस इन्होंने बताया, रॉक्स ऑफ सेम एज। अब आपको पता है हम किसी की भी एज कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, हम कैसे अपने मर्जी से थोड़ी ना कह सकते कि ये 200 मिलियन साल पुरानी है ना, ये और करोड़ों साल पुरानी है, इसको इतना टाइम हुआ है, नहीं। कार्बन डेटिंग का हम सब ने नाम सुना है, राइट। कार्बन की हाफ लाइफ चेक करके साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी फॉसिल्स की, किसी भी एलिमेंट की, है ना, कोई भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो ड्रिलिंग करके, या हम एक्सकेवेशंस कह सकते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, अलग से नीचे से भी लैंड के अंदर भी जो दबे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, सिविलाइजेशन से, वो निकाले। तो हमने टाइम पीरियड कैसे निकाला, लाइक मेसोपोटामिया हो गया, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ये सब इतने साल पुराने हम कैसे बता सकते हैं, कार्बन डेटिंग के थ्रू, राइट। हम कार्बन डेटिंग कहते हैं या फिर रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी कहा जाता है, राइट। तो इससे हम बताते हैं। तो सेम इन्होंने भी रॉक्स की सेम एज निकाली कि एक लैंड पर जितने एज के रॉक्स हैं उतने ही सेम एज के रॉक्स हमें दूसरे कॉन्टिनेंट में मिल रहे हैं, और ये कॉन्टिनेंट आज के टाइम पे बहुत दूर है एक दूसरे से, राइट। तो वो कहाँ पर मिले थे, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में, लगभग 2000 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। इतने साल पहले ब्राज़ील के कोस्ट पर जो रॉक्स मिली है हमें, इट मैचेस विद दोज फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका, बिलोंग्स टू द जुरासिक एज, जो जुरासिक पीरियड था, राइट। जुरासिक पीरियड फेमस फॉर द किसके लिए था, रेप्टाइल्स, इट मीन्स डायनासोर्स का जो पीरियड था, है ना, डोमिनेंट थे रेप्टाइल्स इस एज में। तो जुरासिक एज की जो रॉक्स थी 2000 मिलियन ईयर्स अगो की, वो एंशिएंट रॉक्स हमें कहाँ पर मिली है, ब्राज़ील कोस्ट पर मिली है। ये वाला पोर्शन है ब्राज़ील, है ना। अगर आप वर्ल्ड मैप देखो, ये पूरा जो है वो ब्राज़ील है, और बड़ा है ये वाला, है ना, ये वाला पूरा जो है ये पोर्शन, ये ब्राज़ील है, और दूसरा जो है वेस्टर्न कोस्ट हमारा अफ्रीका का ये हो गया, और ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि शायद कभी किसी टाइम पे ये दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे, और जिसकी वजह से यहाँ की जो रॉक्स है वो कैसी है, आपस में सेम है। तो हो सकता है ना कि पहले किसी टाइम पे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हों, और किसी फोर्स की वजह से ये धीरे धीरे स्प्लिट हुए, और इसलिए ये दोनों आपस में दूर हो गए, बट पहले ये एक थे। ये रॉक्स जो है सेम एज की, ये इसको शो कर रही हैं, राइट। ये भी एक एविडेंस उन्होंने बताया। तीसरा एविडेंस जो वेजनर ने बताया वो था टिलिट डिपॉजिट। तो सबसे पहले तो पता होता है टिलिट क्या होता है। तो टिलिट जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है, राइट। अलग अलग 3 टाइप्स की रॉक्स होती है, हम देखते हैं, है ना। इग्नियस रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स क्या होती है, हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आगे वीडियोस में देखेंगे, बट इग्नियस रॉक्स कौन सी होती है, एक मैं शॉर्ट में बताऊं तो जो मैग्मा होता है वो लावा बन के बाहर आता है, सरफेस पे आता है, और जब वो जम जाता है तो रॉक्स बनाएगा, और उन्हीं रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। देन आती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होंगी, सेडिमेंट से बनी हुई, मतलब यही इग्नियस रॉक्स या कोई भी रॉक्स हों वो क्या होंगे, टुकड़े होते होते वेदरिंग या इरोजन की वजह से टुकड़े होती होती छोटे छोटे टुकड़े किसी टाइम पे प्रेशर या टेम्परेचर से मिल करके जुड़ गए आपस में, वो सेडिमेंट्स छोटे छोटे जुड़ गए और बना देते हैं रॉक, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब कोई भी रॉक्स जो होती है, चाहे वो इग्नियस हो, सेडिमेंट्री रॉक्स हो, ये सब इनके ऊपर बहुत हाई टेम्परेचर या फिर प्रेशर लगता है, तो जो रॉक बनती है ये अपनी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, राइट। ये हम आगे वीडियोस में देखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन रॉक्स एंड मिनरल्स को जब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो टिलिट जो है वो भी एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक है जो एक्चुअल में डिपॉजिट हुई है ग्लेशियस से। तो ग्लेशियस से कैसे, ग्लेशियस हमें सबको पता है क्या है, ये फ्रोजन जो है पार्ट जो होता है, फ्रोजन वाटर हम कह सकते हैं, राइट। तो आइस एज के बारे में हम सब ने सुना है कि हमारी इस अर्थ पे वेरियस आइस एज हुए, एक ही आइस एज नहीं था, आइस एज बहुत सारे पीरियड्स में हुआ है हमारी अर्थ पर। तो आइस एज के टाइम पीरियड से लेकर के तब से तो ग्लेशियर्स के डिपॉजिट 2 टाइप के होते हैं लैंडफॉर्म्स। एक होता है ग्लेशियर्स की वजह से, एक डिपोजिशन की वजह से होते हैं लैंडफॉर्म्स बनते हैं, दूसरे होते हैं इरोजन की वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। कहीं से वाटर, विंड या उसने क्या किया, ऊपर के सरफेस को हटा दिया, राइट। जैसे कि ये कोई सरफेस है, यहाँ की इस पूरी को वाटर ने हटा दिया और यहाँ पर एक होल कर दिया, तो ये जो लैंडफॉर्म बना
ये लैंडफॉर्म कौन सा होगा, इरोजनल लैंडफॉर्म होगा। या किसी जगह पे नॉर्मल सरफेस था और यहाँ से विंड कहीं से लाई और इसको एयर को यहाँ पर इसने जमा दिया, सॉरी जो भी विंड किसको लेकर के आया या वाटर किसको लेकर आया, सॉइल को, मिट्टी को, है ना, किसी भी एलिमेंट्स जो रॉक्स हैं उनको लेकर के आया, रॉक्स नहीं हम कह सकते हैं सॉइल को लेकर आया, ओके, और यहाँ पर डिपोजिशन कर दिया, तो ये अलग से लैंडफॉर्म्स बन गया, तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होगा। तो सेम वैसे ही ग्लेशियर्स भी करते हैं, ग्लेशियर्स भी जब पिघलते हैं, हम कह रहे हैं ग्लेशियर्स पिघल रहा है, तो जब ग्लेशियर्स पिघल रहे होते हैं तो अपने साथ ग्लेशियर्स इतनी हम कह सकते हैं, ठीक है, लाइक ये सरफेस है, तो ग्लेशियर की जो लेयर होती है वो बहुत बड़ी किलोमीटर्स में होती है, इतनी, है ना, इतनी फीट्स में, मीटर्स किलोमीटर्स में होती है। तो जब ये खिसकेगा तो ये अपने साथ साथ नीचे की लेयर को भी तो खिसकाएगा, मतलब इरोजन करता हुआ जाएगा। और जब ये नीचे की लेयर भी इसके साथ साथ जाती जाती, ग्लेशियर जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर ये नीचे की जो मिट्टी थी, जो हम कह सकते हैं मिनरल्स थे, रॉक्स थे, उनको भी डिपॉजिट करता जाएगा। तो ऐसे करके टिलिट का डिपॉजिट हुआ है हमारे जो अर्थ पर जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें कुछ कॉन्टिनेंट्स में है, मतलब सेम एज की टिलिट जो सेडिमेंट्री रॉक है वो एक ही कॉन्टिनेंट में नहीं, दूसरे अलग अलग बहुत सारे कॉन्टिनेंट में है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पर वेजनर ने कहा कि ऐसा हो सकता है ना कि अगर ये सारे कॉन्टिनेंट्स में आपस में पहले करोड़ों साल पहले ये आपस में जुड़े हुए थे, राइट, तो जुड़े हुए थे, जिसका मतलब वहाँ पर उस टाइम पे टिलिट का डिपोजिशन हुआ था ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से या ग्लेशियर के डिपोजिशन की वजह से। बाद में ये सब अलग हो गए, तो हमें आज सब जगह दिखते हैं, राइट। इंडिया में भी जैसे कि है, इंडिया में भी टिलिट का डिपोजिशन है, हमको टिलिट के एविडेंस मिले हैं, अफ्रीका में भी मिलते हैं, साउथ अमेरिका में भी हमको थोड़े से मिले हैं, राइट। मेनली हमें मिले हैं इंडिया में, मेडागास्कर में, फॉकलैंड आइलैंड्स में भी मिले हैं। कहाँ आता है ये फॉकलैंड आइलैंड्स, यहाँ पर इस जगह पे आता है आज के टाइम पे। अगर हम देखें तो जो साउथ अमेरिका है उसके ठीक पास में, लाइक ये जो जुड़ा हुआ पोर्शन है फॉकलैंड आइलैंड्स का है। तो हमें कहाँ कहाँ मिले इनके टिलिट्स के डिपॉजिट, अफ्रीका में मिले हैं, हमें इंडिया में मिलते हैं, मेडागास्कर में मिलते हैं, हमको फॉकलैंड आइलैंड्स में मिलते हैं, एंटार्क्टिका में भी मिलते हैं टिलिट के डिपॉजिट्स, और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। और ये सारे ही पार्ट्स जो अभी हमने बात करें ये ग्लेशिएशन के, ये किसके एविडेंस है, ये बता रहा है गोंडवाना लैंड को। यही सारे पार्ट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, गोंडवाना लैंड बनाते हैं। गोंडवाना लैंड में यही पार्ट्स हैं, हमने बात करी ना लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, तो क्या था उसमें, आप अगर हम ध्यान से वापस से इसको देखें तो गोंडवाना लैंड एक्चुअल में किससे बन रहा है, आप इसको ध्यान से देखो तो ये है साउथ अमेरिका, राइट, साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका भी है, इसमें इंडिया भी हमारा गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, मेडागास्कर भी इसका पार्ट था गोंडवाना लैंड का, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो ये और किसमें, इसमें क्या जुड़ रहा है, एंटार्क्टिका जुड़ रहा है, एंटार्क्टिका भी इसी का ही पार्ट था, इसी का ही ये छोटा सा मुंह इसको देखो तो ये फॉकलैंड आइलैंड्स है, फॉकलैंड आइलैंड्स भी इसी का ही पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे गोंडवाना लैंड का ही पार्ट थे, राइट। तो ये सारे ही पार्ट्स गोंडवाना लैंड के हैं। तो गोंडवाना लैंड में ही टिलिट का डिपोजिशन हुआ था। तो ये टिलिट का डिपोजिशन भी हमें बताते हैं कि ये सब क्या थे, एक टाइम पे जुड़े हुए थे, इसलिए इन सब में क्या हो रहा है, हमें डिपोजिशन देखने को मिल रहा है, सेम टिलिट का डिपोजिशन, राइट। एक ये भी इन्होंने एविडेंस बताया। नेक्स्ट डिपोजिशन था, नेक्स्ट एविडेंस था प्लेसर डिपोजिट्स। प्लेसर क्या होते हैं, प्लेसर हमें पता होना चाहिए। प्लेसर एक्चुअल में होते हैं मिनरल्स, होते हैं हाईली वैल्यूएबल मिनरल्स हम बोल सकते हैं। इसके अंदर हमको एविडेंस में जो मिले थे वो गोल्ड मिले थे, बट सिर्फ गोल्ड ही नहीं होता है, प्लेसर में बहुत सारे आते हैं, प्लेटिनम हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, क्रोमाइट हो गया, आप इसको लिख सकते हैं, है ना, मैग्नेटाइट हो गया, क्रोमाइट होता है, प्लेटिनम होता है, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे, ये सब प्लेसर में ही आते हैं, है ना। गोल्ड तो है ही, गोल्ड भी है इसका एग्जांपल। तो ऐसे ही हमको जो मिले हैं वो गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स मिले। कहाँ पर मिले हमें, घाना कोस्ट में मिले, घाना कंट्री है, राइट। आप देखो अगर इसमें तो ये वाला पार्ट में इस जगह पे है नाइजेरिया, है ना, नाइजीरिया है, नाइजीरिया के पास में है यहाँ पर बेनिन, बेनिन के पास है टोगो, और टोगो के पास यहाँ पर ये पोर्शन आता है घाना का। तो यहाँ पर हमें घाना कोस्ट में प्लेसर के डिपॉजिट्स मिले हैं हमें, है ना, मतलब गोल्ड के डिपॉजिट्स मिले हैं हमको। और वेस्ट अफ्रीका में जो आता है, राइट, और इसका सोर्स जो है गोल्ड बेरिंग वेन्स वो हमको मिली है ब्राज़ील में। तो क्वेश्चन यही आ गया कि यार क्या होता है ये गोल्ड बेरिंग वेन्स क्या है। तो गोल्ड बेरिंग वेन्स का मतलब होता है जैसे कि ये बड़ी सी रॉक है, मान लो
ये बड़ी सी रॉक है और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में एक छोटी सी फ्रैक्चर है, मतलब इसके बीच में कहीं जगह थी और इस जगह में हमें किसकी फ्रैक्चर है, किसकी स्ट्रीम जा रही है, वेन की तरह, जैसे हमारी वेन्स होती है हमारी बॉडी में वैसे यहाँ पर जा रही है गोल्ड की वेन, है ना, गोल्ड की वेन जा रही है, इसी को ही हम बोलते हैं गोल्ड बेरिंग वेन्स। मतलब ये हुआ सोर्स, ये ओर है, हमें जो मिनरल्स मिलते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब रॉक्स हैं और रॉक्स के बीच में फ्रैक्चर की में या फिर रॉक्स के बीच में हमको थोड़े थोड़े मेटल्स प्रेजेंट है ना, और उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं और उससे हमें प्योर गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, आयरन मिलता है, राइट, सारे मेटल्स मिलते हैं। तो सेम वही चीज़ें ब्राज़ील में हमें गोल्ड बेरिंग वेन्स मिली है। ओरिजिनल जो सोर्स होता है, ये रॉक्स जो है ये हमें ब्राज़ील में मिली है, और केवल डिपोजिशंस जो है, जो कभी का क्या हुआ होगा, एक टाइम पे हुआ होगा कि ये दोनों आपस में टूट गए होंगे, है ना, रॉक्स टूट गई और ये इतना सही केवल जो गोल्ड है वो यहाँ पर घाना कोस्ट पे रह गया, डिपोजिशन हो गया, इसी का ही नीचे दब गया, तो ये हुआ डिपोजिट, और पूरा रॉक्स के अंदर जो है मेन सोर्स वो होता है गोल्ड बेरिंग वेन्स, वो हमें ब्राज़ील में मिले। तो ये भी शो कर रहा है कि कभी ये दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे, राइट। जबकि आज अगर देखें तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा, लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर, 4800 किलोमीटर लगभग इतनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, क्योंकि बीच में अटलांटिक ओशन आ रहा है ना, राइट। बट स्टिल इन दोनों में हमें प्लेसेड डिपॉजिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक और एविडेंस है जो शो कर रहा है फेवर में है किसके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के। उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। एग्जैक्टली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स अगर हम देखते हैं तो फॉसिल्स भी हमको मिले हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में, राइट। जैसे कि सबसे एक एग्जांपल है लेमुर्स। लेमुर्स आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट नहीं है, लेमुर आज भी प्रेजेंट है, राइट। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ये एक्सटिंक्ट है, लेमुर आज सिर्फ एक ही जगह पे प्रेजेंट है और वो है मेडागास्कर में। याद रखना, मेडागास्कर में प्रेजेंट है, और दूसरा हमको प्रेजेंट है ये कोमोरोस आइलैंड्स में, आप लिख सकते हैं ना, कोमोरोस आइलैंड्स और मेडागास्कर में ही आज के टाइम पे लेमुर्स प्रेजेंट है। इंडिया में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, पर इंडिया और अफ्रीका में भी हमको लेमुर्स के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, राइट। आज के टाइम पे नहीं है पर हमें देखने को मिलते हैं। तो वेजेनर जो था उसने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका तीनों को मिलाकर के उन्होंने नाम दिया था कि ये तो लेमुरिया है ना। इन तीनों इन्होंने लैंड मास को, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर के इन्होंने क्या कहा, लेमुरिया कह दिया, ठीक है, इन प्लेस को। जबकि क्यों, क्योंकि लेमुर्स वहाँ थे ही नहीं, वो तो केवल मेडागास्कर में आज के टाइम पे। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो मेडागास्कर कहाँ पर है, मेडागास्कर एक आइलैंड है, राइट, एक आइलैंड कंट्री है वो। तो पॉसिबल नहीं है कि लेमुर्स कैसे होते हैं, हमने देखा है इस टाइप के होते हैं, मंकी नहीं है ये बट मंकी लाइक होते हैं। तो लेमुर्स जो है वो मेडागास्कर से कैसे गए होंगे, तो ये भी एक शो करता है एविडेंस कि कभी कहीं ना कहीं इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका ये सब आपस में जुड़े हुए थे। कोमोरोस आइलैंड्स कहाँ आते हैं आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, हमेशा आप एक एटलस को अपने पास रख के बैठना। जब भी हम कुछ भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हमें जो भी नाम आता है, लाइक हमने लास्ट वीडियो में वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा था, हमने कितने 10 से भी ज़्यादा वॉल्केनो के एग्जाम्पल देखे हैं, और सब जगह मैंने बताया कि वो वॉल्केनो कहाँ पर है, हमें पता होना चाहिए। कोई भी जगह आई तो हमें पता होना चाहिए कि मैप में वो कहाँ पर है, राइट। तो कोमोरोस आइलैंड्स, जैसे कि ये मेडागास्कर है ना, ये हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका के पास अगर हम देखें, ये अफ्रीका है, इस टाइप का मैं रफ अगर डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका के पास यहाँ पर मोजम्बिक चैनल है और यहाँ पर आता है ये क्या, मेडागास्कर। ये मोजम्बिक चैनल है, राइट, ये मोजम्बिक चैनल है। तो यहाँ पर छोटा सा इधर है कोमोरोस आइलैंड्स, ये है अपना कोमोरोस आइलैंड्स जो है वो, राइट, ये ध्यान रखना, कोमोरोस आइलैंड्स जो है वो ये है, यहाँ पर आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो आज हमको फॉसिल्स उसके इंडिया में, अफ्रीका में भी मिलते हैं, बट एक्चुअल में आज के टाइम पे लेमुर्स सिर्फ मेडागास्कर और कोमोरोस आइलैंड्स में ही है। दूसरा, हमको अगर फॉसिल्स देखते हैं तो हमें मेसोसॉरस के फॉसिल्स मिलते हैं। मेसोसॉरस क्या था, एक स्मॉल रेप्टाइल था, ये रहा, ये एक्सटिंक्ट है, राइट। ये एक स्मॉल रेप्टाइल होता था जो ब्रैकिश वाटर में रहता था। ब्रैकिश का मतलब क्या होता है, एक होता है फ्रेश वाटर, राइट, फ्रेश वाटर्स होते हैं, एक होता है सॉल्टी वाटर होता है जिसको हम ओशनिक वाटर कहते हैं, और इन दोनों के मराइन वाटर बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में लगभग आते हैं जिसमें
फ्रेश वाटर से ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्टी वाटर से, मराइन वाटर से कम सॉल्ट्स होते हैं, वो होता है ब्रैकिश वाटर, राइट। तो ब्रैकिश वाटर में ही ये रहता था, है ना। ब्रैकिश वाटर में रहता था कौन, मेसोसॉरस जो था, शैलो वाटर में। इसके स्केलेटन्स हमें मिले हैं कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में मिले हैं। और दूसरा इरेवर फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का इरेवर फॉर्मेशन इसलिए यहाँ पर है, ये वाला, है ना। इरेवर इसलिए ये एक तरह से रॉक का ही फॉर्मेशन है ना, रॉक्स का ही एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर रॉक्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें इन रॉक्स में मिले हैं, एक तो ब्राज़ील के यहाँ पर साउथ अमेरिका में, और दूसरा अफ्रीका के इधर साउथ अफ्रीका वाले रीजन में, ईस्ट वाले एरिया में मेसोसॉरस के फॉसिल मिले। स्टिल ये एक और एविडेंस शो कर रहा है कि इसका मतलब ये दोनों कभी ना कभी शायद आपस में जुड़े हुए थे, तभी तो ये मेसोसॉरस हमको दोनों जगह मिल रहे हैं ना, तभी ट्रैवल किया होगा इन्होंने, राइट। तो ये भी एक क्या हो गया, एविडेंस हो गया। तो ये मेनली 5 एविडेंसेस दिए थे किसने, वेजेनर ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी को एक्सप्लेन करने में, राइट। अब क्वेश्चन यही आता है सबसे माइंड में कि सबसे उन्होंने जितने भी जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनसे पूछा, इन्होंने क्या कहा कि ड्रिफ्ट तो हो रही है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करा, फाइनल, ठीक है, हम समझ गए, बट क्यों, रीज़न क्या था इसका, किस रीज़न की वजह से, कौन से ऐसे फोर्स थे जो कॉन्टिनेंट्स को या लैंड मास को स्प्लिट हो करवा रहे थे, तोड़ रहे थे उनको। तो इसका वेजेनर ने क्या कहा, 2 इन्होंने दिए फोर्सेस। एक तो उन्होंने दिया पोल फ्लिंग फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स क्या होता है, तो पोल फ्लिंग फोर्स एक्चुअली होता है कि हमने पहले भी देखा था कि हमारी अर्थ कौन सी शेप में है, स्फेरिकल है, नहीं है। हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, ओवॉइड शेप है ना, उसकी ओवॉइड शेप इसलिए कैसी होती है, इस टाइप की हम शेप कह सकते हैं, या ये तो ज़्यादा ओवल हो गया, हम थोड़ी सी ज़्यादा इस टाइप की अर्थ को शेप कह सकते हैं, या थोड़ा इस टाइप का होता है, ये तो पूरा स्फेयर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की थोड़ी शेप है, पूरी तरह वो स्फेरिकल नहीं है, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बात वही हो रही है कि अर्थ हमारी थोड़ी सी इस टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखो, इक्वेटर की जो है, ये मैंने डायग्राम नहीं बनाया ठीक से, बट इक्वेटर की डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट में डिस्टेंस ज़्यादा है, और पोल्स वाली जो पोलर रीजन की जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, वो कम है। इनके ऊपर से नीचे नॉर्थ साउथ डिस्टेंस कम होगी, और ज़्यादा ईस्ट वेस्ट जो होगी वो डिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसकी वजह से आप देखिए सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। पोलर रीजन में ग्रेविटेशनल फोर्स आज इसलिए ज़्यादा होता है, और इक्वेटोरियल रीजन में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होता है। इसलिए ये रीज़न है कि आपने देखा होगा जो स्पेस में जो रॉकेट लॉन्चिंग जो साइट्स होती है ना, जहाँ पर लॉन्च होते हैं, वो हमेशा वो साइट्स कहाँ पर है, इक्वेटर के पास होती है। आप हमारी भी देखो, अपने इंडिया की जो है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश साइड है ना, केरला में है हमारी जो केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उन वाली रीजन्स में है हमारी क्या, जो स्पेस को में रॉकेट लॉन्चिंग जो साइट्स हैं वो सब। क्यों, क्योंकि इक्वेटर में सबसे कम, इक्वेटर पे सबसे कम लगता है क्या, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बताया कि पोल फ्लिंग फोर्स, उन्होंने बताया कि हमारी जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, और रोटेट होने की वजह से एकदम से स्फेयर की होने की वजह से नहीं है, और वो क्या हो गई है, हमारी अर्थ थोड़ी बल्ज्ड हो गई है, मतलब ऊपर से थोड़ी सी, यहाँ से फ्लैट है हमारी जो अर्थ है, ऊपर से फ्लैट है, यहाँ से फ्लैट है, और यहाँ से वो थोड़ी सी ओवल है, यही तो बताया उन्होंने। इस टाइप की है हमारी, यहाँ पर फ्लैट है हमारी जो पोलर रीजन पे है ना अर्थ, और यहाँ से थोड़ी बल्ज्ड है दोनों तरफ, है ना, जो वेस्ट और ईस्ट जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर, ठीक है, और नॉर्थ साउथ जो पोलर रीजन है वहाँ पर वो एकदम थोड़ी फ्लैट है। तो इन्होंने ये बताया कि पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो पोल्स हैं, पोलर रीजन है, चाहे वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो आपस में वो क्या कर रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं इस लैंड को, जिसकी वजह से क्या हुआ, लैंड्स में स्प्लिटिंग हो गई और कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो गए। एक इन्होंने ये बताया पोल फ्लिंग फोर्स, है ना, कि पोल्स जो है वो आपस में उन्होंने लैंड को खींचा, अट्रैक्ट किया, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो गया। दूसरा इन्होंने बताया टाइडल फोर्स बताया। टाइडल फोर्स क्या होते हैं, तो टाइड्स हम सबको पता है टाइड्स क्या होती है ना। टाइड्स कब आती हैं, टाइड्स तब आती हैं जब मून, अर्थ के वाटर पर मून जो है या सन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उनका लगता है। मतलब हमारी जो अर्थ है, अगेन वही है ना, अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के इस तरफ हमारे जो है वो क्या है, मून है।
ठीक है, ये जो है ये हमारा मून है, ठीक है। अब और ये है हमारी अर्थ। तो ये मून क्या करता है, ये आपस में ना खींचता है, क्या करता है, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसकी वजह से यहाँ का जो वाटर है वो भी ग्रेविटी की वजह से ऊपर की तरफ उठेगा और ऐसे हमारे यहाँ पर टाइड्स आती है। तो इन्होंने ये बताया कि हमारी जो अर्थ का वाटर था, ओशनिक वाटर हो या जो वाटर है ना, वाटर बॉडीज जो थी, वो टाइडल फोर्स की वजह से अर्थ और मून और सन के, है ना, सन का भी इसमें है और नॉट ओनली मून, है ना, सन जो है, सन का भी उसने बताया कि सन और मून दोनों के ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ, फोर्स लगा, वाटर बॉडीज पे फोर्स लगा, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ड्रिफ्ट हो गए। उन्होंने ये बताया, इन दो फोर्सेस को उन्होंने बताया कि इनकी वजह से हुआ। अब कोई भी थियरी बनती है तो मोस्टली हमेशा उस थियरी के क्रिटिसिजम्स होते हैं, क्योंकि दूसरे भी तो जियोलॉजिस्ट हैं, केवल एक ही वेजनर नहीं थे, दूसरे भी जियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, पहले बात तो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने यही बताया कि मूविंग कॉन्टिनेंट्स का, जो आपने बताया कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, उसका कोई वैलिड रीज़न आपको क्या लगता है? इतने फोर्स, हम खुद अगर सोचे तो पोल फ्लिंग फोर्स जो है या टाइडल फोर्स इनफ है कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करवाने के लिए, लैंड्स को ड्रिफ्ट करवाने के लिए? बिल्कुल नहीं, एक्चुअल में नहीं है ना। ये दो फोर्स नहीं करवा सकते ड्रिफ्ट, ये इतने पावरफुल नहीं होते कि आप पूरे लैंड को एक दूसरे से तोड़ दें और वो अलग हो जाए, राइट। तो जियोलॉजिस्ट ने भी यही बताया कि आपने कुछ भी मूविंग कॉन्टिनेंट्स क्यों मूव कर रहे हैं उसका ये कोई वैलिड रीज़न नहीं हुआ। ये दो फोर्स जो आपने बताया वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट्स को ही ड्रिफ्ट करा दे। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या था कि वेजेनर एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ड्रिफ्ट क्यों मीजोजोइक पीरियड में स्टार्ट हुई। इन्होंने क्या बताया, आपने देखा 250 मिलियन ईयर्स अगो से ड्रिफ्टिंग हुई, तो ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि क्यों, तभी क्यों, क्वेश्चन यही बनता है। जियोलॉजिस्ट ने पूछा कि क्यों मीजोजोइक एरा, ये अब हमने सुना है ना, पैलियोजोइक एरा होता है, मीजोजोइक एरा होता है, नियोजोइक एरा होता है, राइट। तो क्यों मीजोजोइक एरा में ही क्यों ड्रिफ्टिंग हुई, उससे पहले ड्रिफ्टिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुई या उसके बाद क्यों नहीं स्टार्ट हुई, ये भी क्वेश्चन उठाया उन्होंने। एक और चीज़ उन्होंने बोली, दूसरे जियोलॉजिस्ट ने जो क्रिटिसाइज किया, उन्होंने क्या बोला कि आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है फॉर फिजिकल प्रोसेसेस विच माइट हैव कॉज द ड्रिफ्ट। चलो ड्रिफ्टिंग हुई, ये आपकी बात मान ली, पर फोर्सेस पे आपको क्या लगता है जो ये हुई है, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए, इसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया है। जियोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज किया कि ड्रिफ्टिंग क्यों हुई है, इसका एक्सप्लेनेशन आप दो, तो ये बात वेजेनर नहीं बता पाए। तो जियोलॉजिस्ट ने, दूसरों ने क्या बोला कि फिजिकल प्रोसेस का क्या, फिजिकल प्रोसेस कौन से हुए, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कन्वेक्शन, प्रेसिपिटेशन मेनली, और दूसरी कौन कौन सी होती है, डेन्यूडेशनल प्रोसेस जिसमें वेदरिंग, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हुआ, इन सारी प्रोसेस का क्या, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो ड्रिफ्टिंग करा सकती है, राइट। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स थे जो इस थियोरी को मिले। तो बहुत ही ईजी टॉपिक था ये, और ईजी थियोरी थी जो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक थियोरी थी, हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में कि कैसे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का इवोल्यूशन हुआ, कैसे ये क्या हुए, ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये थियोरी तो दे दी वेजेनर ने। इसके बाद दूसरी आगे बहुत सारी थियोरीज आई, ठीक है, जैसे कि हो गई कन्वेक्शनल करंट थियोरी, प्लेट टेक्टोनिक थियोरी जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरीज है, जिसके बेस पर आज हम सारी चीज़ें करते हैं। बट स्टिल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेजेनर ने, चलो वो रीज़न नहीं दे पाया, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, बट स्टिल उसने ये तो बताया ना, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि ड्रिफ्ट हुए हैं कॉन्टिनेंट्स, और इस बात पे तो कोई दोहराई नहीं है कि हाँ ठीक है हुए थे, ये तो दूसरे भी साइंटिस्ट ने माना, राइट। एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए, इसलिए इसको हमने थोड़ा क्रिटिसिजम्स दिए, वरना ये भी थियोरी एक पर्सपेक्टिव से राइट है, ड्रिफ्टिंग के अगर हम पॉइंट से देखें। ओके, तो आने वाली वीडियोस में हम आगे अब दूसरी थियोरीज भी पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थियोरी भी पढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल and we'll meet in the next video. Thank you.